हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर जो है कि रसायन विज्ञान का आखिरी लेक्चर है। जो लोग रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं तो अब उनको साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सही तरीके से अगर आपने देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बार बार आप रिवाइज करिए क्योंकि बहुत सी चीज़ें फैक्चुअल हैं, उनको याद रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। आखिरी लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, कई चैप्टर हैं तो एक साथ सबको अब निपटा देते हैं, ख़त्म किया जाए। अधातुएं यानी नॉन मेटल। आवर्तसारणी के अनुसार 22 अधात्वीय तत्व नॉन मेटेलिक हैं, जिनमें 11 गैसें हैं, एक द्रव है तथा शेष 10 ठोस हैं। आधुनिक आवर्तसारणी के अनुसार 12 अधात्वीय तत्व हैं नॉन मेटेलिक हैं, जिनमें 11 गैस हैं, एक लिक्विड है तथा एक शेष 10 ठोस हैं। द्रव अवस्था वाली अधातु है ब्रोमीन, याद रखिएगा ब्रोमीन। ओके। अधातुएं समानतः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट जानते हैं ना, पेंसिल में जो होती है ग्रेफाइट जो है इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये जो होता है क्या होती है, ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है और ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, याद रखिएगा। ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वासबर्न ने की थी, याद रखिएगा। D2O ड्यूटेरियम को भारी जल कहते हैं, जिसकी खोज 1932 में यूरे और वासबर्न ने की थी। साधारण जल के 7000 भागों में से एक भाग भारी जल होता है। 7000 भाग में एक भाग भारी जल होता है। भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और साधारण जल 4 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। भारी जल होता है D2O जो होता है वो 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। भारी जल के उपयोग हैं न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को स्लो करता है, ठीक है। ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, ट्रेसर के रूप में आयनिक व अनआयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में, तो इसके कुछ उपयोग हैं। तो कई जगह प्लांट लगे हुए हैं भारत में भारी जल के, जैसे कि हाँ हम नाम नहीं बताएंगे, 5-6 जगह कहीं पर प्लांट लगे हुए हैं। तो हो सके तो 2-3-4 प्लांटों का नाम और कहाँ पर है उसको आप लोग कमेंट करिएगा। यूपीएससी में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी पूछा नहीं गया है D2O से रिलेटेड। हाँ यूपीपीसीएस में भी पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा कमेंट करिएगा सर्च करके। अब मृदु एवं कठोर जल, सॉफ्ट और हार्ड वाटर क्या है? जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे सॉफ्ट वाटर, मृदु जल, और जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे कठोर जल कहते हैं, ठीक है। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी होती है, टेम्परेरी मतलब वो ख़त्म हो जाती है। एक अस्थायी होती है जो परमानेंट होती है, वो जल्दी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। 2 प्रकार की कठोरता होती है। 2 प्रकार के वाटर, सॉफ्ट और हार्ड वाटर, यानी मृदु और कठोर जल। जो आसानी से झाग दे देता है वो मृदु जल है, जो कठिनाई से झाग देता है वो क्या है? कठोर जल, ठीक है। जल की कठोरता 2 प्रकार की है, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। ओके। अस्थायी कठोरता क्या है? जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है, याद रखिएगा। स्टेटमेंट बनता है यहाँ पर, जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है। अस्थायी कठोरता जल में बूझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है, याद रखिएगा। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। अस्थायी कठोरता जल में बूझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है, ठीक है। अब अस्थायी कठोरता, जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। इसमें क्या है कि जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के। यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है, ठीक है, याद रखिएगा। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। क्या डालकर उबालने से? सोडियम कार्बोनेट, याद रख लीजिएगा।
क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे जाते हैं कभी कभी साइंस से, और बस एकदम वन लाइनर। अब पूछेगा कि क्या डालने पर जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों जो होती है उसको दूर किया जा सकता है, तो क्या, सोडियम कार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेट विधि है, ठीक है, और इसको सोडियम परम्यूटेट सोडियम जियोलाइट को कहते हैं। परम्यूटेट किसको, सोडियम जियोलाइट को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जल की अस्थायी अस्थायी कठोरता के बारे में आपने देखा क्यों होती है, मृदु जल क्या है, कठोर जल क्या है, D2O क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 8O16, 8O17, 8O18। ओके, ओजोन की बात करें, यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है, O3 होता है। समुद्र तल से 30 से 32 की ऊंचाई पर, 32 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाती है। तो ओजोन परत कौन सी लेयर में पाई जाती है, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सल्फर की बात करें, पृथ्वी पटल से सल्फर की प्रतिशतता लगभग, पृथ्वी पटल में सल्फर लगभग 0.05% इसकी प्रतिशतता है। सल्फर से प्राप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 जो तेजाब होता है, H2SO4, ठीक है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यौगिक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 98% तक शुद्ध होता है तथा इसकी नॉर्मलता इतना। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का मुख्य भाग उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट आदि के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। पेट्रोलियम शोधन में, संचालक बैटरी में वृहत स्तर पर, बैटरी वाला सबको पता होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। डिटर्जेंट उद्योग में, रंजक द्रव्यों, पेंट तथा रंगों के संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले मध्यवर्ती यौगिक बनाने में, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल की बात हो गई, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें, आपको पता है नाइट्रोजन 78% तक है, उपस्थित है। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भारानुसार पॉइंट इतना। नाइट्रोजन का उपयोग वहाँ भी करते हैं जहाँ किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है, जैसे लोहा व इस्पात उद्योग में तनुकारक के रूप में। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में, भोज्य पदार्थों को जमाने एवं निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के लिए, पता होगा नाइट्रोजन का उपयोग जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में, भोज्य पदार्थों को जमाने एवं निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के लिए होता है। नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया NH3 एक प्रमुख यौगिक है, इसका निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। तो नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है, इसका निर्माण किस विधि द्वारा, हैबर विधि द्वारा किया जाता है। अब अमोनिया जो है उसका उपयोग बर्फ़ बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, HNO3 के निर्माण में, यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि उर्वरक बनाने में, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में, अमोनियम लवण बनाने में, विस्फोटक बनाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में इसका उपयोग होता है। ओके, दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। याद रखिएगा, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन करते हैं दलहनी पौधों की जड़ों में, ये सब पाए जाते हैं, राइजोबियम वगैरह, एनाबेना, राइजोबियम, क्लस्ट्रीडियम, ऐसे करके कई हैं। ओके, अब धूम या कोहरा, एक स्केल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, जो स्मॉग के लिए होती है, स्मॉग के लिए, कोहरा वगैरह के लिए कौन सी स्केल थी, वो कौन सा क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा था। यूपीपीसीएस ने तो पूछा ही, उसके अलावा समीक्षा अधिकारी मेंस में भी वो क्वेश्चन रिपीट किया गया। तो कौन सी स्केल है उसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। प्रकाश रासायनिक धूम या कोहरा, यह वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइडों तथा हाइड्रोकार्बनों पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। यह सामान्यतः घनी आबादी वाले उन शहरों में होता है जहाँ पेट्रोल और डीजल वाले वाहन बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड निकालते हैं। इससे आंखों में जलन होती है और आंसू आ जाते हैं। यह कोहरा श्वसन तंत्र को भी हानि पहुंचाता है। इस कोहरे की भूरी धुंध NO2 के भूरे रंग के कारण होती है। NO से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा NO2 बन जाती है। ठीक है। फास्फोरस प्राणी तथा वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है। यह हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं DNA में उपस्थित रहता है। फास्फोरस हड्डियों में, DNA में फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस के अपरूप हैं। रेड फास्फोरस होता है ना, माचिस वगैरह में यूज होता है, माचिस जानते हैं ना। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील तथा अम्ल विलेय है। ओके, यहाँ पे हैलोजन के बारे में लिखा गया है। हैलोजन कौन कौन से होते हैं? फसल, बर, आई, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन समूह के अंतर्गत आते हैं। फ्लोरीन का उपयोग होता है, इसका उपयोग UF6 बनाने में, इसकी ठीक है। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम थायोसल्फेट
रिमूव्स सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में इसका यूज होता है सोडियम थायोसल्फेट का फिक्सर के रूप में। ओके, ठीक है। यहाँ पर है और चीज़ें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों को फ्रियान कहते हैं, फ्रियान, ठीक है, फ्रियान लिक्विड, फ्रियान। इसका उपयोग प्रशीतक, रेफ्रिजरेंट के रूप में तथा एरोसॉल में किया जाता है, याद रखिएगा फ्रियान का। नॉन स्टिक पैन, बर्तन का ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है, नॉन स्टिक पैन टेफ्लॉन्स का, ठीक है। क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिकों जैसे पॉली वाइनिल क्लोराइड, पीवीसी, क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन, औषधियाँ, शाकनाशी, कीटनाशी के संश्लेषण में किया जाता है। ब्रोमीन का उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है, जिसको सीसाकृत पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में ब्रोमीन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आवश्यकता फोटोग्राफी में होती है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड भी और सोडियम थायोसल्फेट फिक्सर के रूप में यूज होते हैं। निष्क्रिय गैसों के बारे में हम बताए थे, ट्रिक हमने बताया था HX रैंक। निष्क्रिय गैसें या अक्रिय गैसें, नोबल गैसेस हीलियम, ज़ेनान, रेडान, आर्गन, नियान, क्रिप्टान, 6 हैं, ठीक है, 6 हैं। रेडान क्या है? रेडान को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। आर्गन क्या है? आर्गन का उपयोग मुख्यतः उच्च तापीय धातुकर्मी प्रक्रियाओं, धातुओं अथवा मिश्र धातुओं के आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने तथा बिजली के बल्ब भरने में किया जाता है। हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। इसका उपयोग गुब्बारों को भरने में, मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए, ठंडी वायु वाली नाभिकीय भट्ठी में द्रव हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर प्रयोगों में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में करते हैं। नियान का उपयोग नियान विसर्जन लैंपों व ट्यूबों, वायुयान वगैरह के तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है, जिनको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हैं नोबल गैसें, अक्रिय गैसें हैं, ठीक है, 6 हैं, याद रखिएगा। पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। ओके, रेडान को छोड़कर अन्य सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, ठीक है। रेडान गैस की मतलब सांद्रता मतलब पाई तो नहीं जाती है, लेकिन जब भूकंप आने वाला होता है तो उसके कुछ समय पहले रेडान गैस वायुमंडल में बढ़ जाती है, ठीक है। तो इससे भी पता किया जा सकता है कि भूकंप आने वाला है। अब सीमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बिहार पीसीएस में अभी पूछा गया, जो पेपर कैंसिल हो गया। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? उसमें कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर वगैरह के बारे में लिखा था, जिप्सम के बारे में लिखा हुआ था। बाकी ये सब देखिए उसका संगठन है, SiO2 है, Al2O3 है, Fe2O3 है, MgO है, Na2O3 है। तो वो ऑप्शन जो था उसमें ई वाला ऑप्शन सही होगा। सीमेंट की बात करें, चूना पत्थर या खड़िया को मृत्तिका, लाल मिट्टी या सेल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। इसमें कैल्शियम के एल्यूमिनेटों तथा सिलिकेटों का मिश्रण होता है। सीमेंट उत्पादन संयंत्रों को चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिप्सम की आवश्यकता होती है। सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम CaSO4 × 2H2O मिलाने का उद्देश्य सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करना है। याद रखिएगा, जिप्सम CaSO4 × 2H2O, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, UPSSC वगैरह में पूछा जाएगा, UPPCS भी पूछ चुका है कई बार। तो याद रखिएगा, जिप्सम CaSO4 × 2H2O 2 से 5% मिलाया जाता है ताकि प्रारंभिक जमाव को कम किया जाए, धीमा किया जाए। सीमेंट के धीमे जमाव से उसका अत्यधिक दृढ़ीकरण होता है। ओके, ठीक है। सन 1824 में एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, जोसेफ एस्पदीन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। उसने उसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा, क्योंकि यह रंग में पोर्टलैंड की चूना पत्थर जैसा था, ठीक है। कांच की बात करें, ये भी सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन होता है, ठोस विलयन मिश्रण होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में अतिशीतल द्रव है, इसलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती और नहीं उसका कोई निश्चित गलनांक होता है, ठीक है। CaSO4 × 2H2O जिप्सम, CaSO4 × 1/2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 × 1/2H2O, CaSO4 × 2H2O हो जाएगा तो जिप्सम, ये याद रखिएगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। फोटोक्रोमैटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण? सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण। अभी याद कर लीजिए, फोटोक्रोमैटिक कांच जो होते हैं सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः ही काले हो जाते हैं, काला हो जाता है ना। साबुन की बात करें, साबुन तो जानते ही होंगे आप लोग, नहीं जानते हैं? अच्छा, साबुन क्या है? सभी साधारण साबुन उच्च वसी अम्लों जैसे स्टीयरिक
पाल्मिटिक तथा ओलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण होते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। वे साबुन जो उच्चवसीय अम्लों के सोडियम लवण कास्टिक सोडा होते हैं कड़े साबुन कहलाते हैं। कास्टिक सोडा होते हैं वो कड़े साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है, नहाने में नहीं किया जाता ना कपड़ा धोने में किया जाता है। वे साबुन जो उच्चवसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं कास्टिक पोटास होते हैं वे मुलायम साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग स्नान करने में किया जाता है। तो सोडियम लवण वाले जो होते हैं वो कपड़ा धोने में, पोटेशियम वाले जो होते हैं वो स्नान करने में। ठीक है। डिटर्जेंट, अब साबुन और डिटर्जेंट में अंतर क्या है? कहते हैं डिटर्जेंट है इसमें लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है। इस श्रृंखला के अंत में एक ध्रुवीय समूह, परंतु ये साबुन से इस मामले में उत्तम है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा Fe आयन के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। इनके उदाहरण हैं सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आदि। डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार की धुलाई को माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। ठीक है। सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट कभी कभी पूछे जा सकते हैं ये सब। अब जैसे हमने बताया कि सोडियम लवण जो होता है वो कपड़े धुलने वाले में, पोटेशियम लवण जो होते हैं वो स्नान करने वाले में मुलायम होते हैं। ओके। अब CH4 यानी मेथेन और एयर का यूज किया जाता है एक्सप्लोजन के लिए माइंस में, खादानों में एक्सप्लोजन के लिए CH4 यानी मेथेन और एयर का उपयोग किया जाता है माइंस वगैरह। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एनाल्जेसिक, ठीक है, दर्द निवारक के रूप में ना, नॉट एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव नहीं होता है, टीयर गैस के रूप में यूज हुआ। ये ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट क्या है? मैन्युफैक्चर, मतलब ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट का उपयोग किया जाता है डायनामाइट को बनाने में। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण विस्फोटक हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे। कुछ वर्षों तक UPPCS लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है और अभी 2 साल से 3 साल से बहुत शांत चल रहा है। हो सकता है इस बार जग जाए। तो देखते हैं कुछ विस्फोटक हैं जैसे डायनामाइट। इसका आविष्कार 1867 में अल्फ्रेड नोबल ने किया था। अल्फ्रेड नोबल यही आविष्कार किए थे। यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी आखिरी पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेलुलोज की मात्रा उपस्थित रहती है। इसके विस्फोट के समय उत्पन्न गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है। तो अभी के लिए याद रखिए 1867 में अल्फ्रेड नोबल ने इसको खोजा था, आविष्कार किया था। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक डायनामाइट जो बनाए जाते हैं नाइट्रोग्लिसरीन अब नहीं यूज होता, वहाँ पर सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ओके। अब अगले विस्फोटक हैं ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, TNT, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। टॉल्यूइन को सांद्र H2SO4 और HNO3 की क्रिया से बनाया जाता है। याद रखिएगा। अब क्वेश्चन बनेगा क्या कि TNT कैसे बनता है, क्या क्या मिश्रित किया जाता है? तो पहली चीज़ तो टॉल्यूइन, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन है तो टॉल्यूइन, H2SO4, HNO3 तीनों मिलाते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और टॉल्यूइन को मिश्रित करके TNT बनाया जाता है। इसकी विस्फोटक गति 6900 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है। TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। ये फिनाल है तो फिनाल और HNO3 अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। फिनाल में याद रखिएगा HNO3 है और फिनाल है। TNT टॉल्यूइन में HNO3 भी है, H2SO4 भी है। ओके। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है। रंगहीन, कोई रंग नहीं होता। ग्लिसरीन आप देखे होंगे बहुत से लोगों में मतलब कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज किया जाता है, या फिर आपकी पैर की एड़ियों में दरार वगैरह हो जाती है तो ग्लिसरीन वगैरह लोग लगाते हैं। ठीक है। तो ग्लिसरीन जो होता है कि आप देखेंगे तो रंगहीन होता है, रंग नहीं होता कोई। इसे नोबल का तेल भी कहा जाता है, नोबल का तेल भी कहा जाता है। यह डायनामाइट बनाने के काम आता है, डायनामाइट बनाने के काम आता है। बनता कैसे? H2SO4, HNO3 और ग्लिसरीन। जिस प्रकार से TNT की बात किए थे H2SO4 और HNO3 और टॉल्यूइन, वैसे ही ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन H2SO4 HNO3 और ग्लिसरीन। ठीक है। इसको नोबल का तेल भी कहते हैं। ठीक है। और TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। फिनाल और HNO3 की क्रिया से बनाया जाता है। ये तीनों याद रखिए अभी के अभी। अब RDX देखें, वेलकम मूवी, RDX सर आ रहे हैं
तो RDX का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। फुल नेम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। और इसका नाम रासायनिक नाम है साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। अभी ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। RDX का रासायनिक नाम क्या है? साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। बार बार बोलिए, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। तो आगे देखते हैं। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। तो प्लास्टिक विस्फोटक किसे कहते हैं? RDX को। इस विस्फोटक को USA में साइक्लोनाइट कहते हैं, जर्मनी में हेक्सोजन कहते हैं, इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। क्या? RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। रासायनिक नाम है साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। याद कर लीजिए। RDX में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। तापमान और आग की गति बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है। RDX विस्फोटक उष्मा 1500 इतना होता है। इसकी खोज 1899 में जर्मनी के हेस हेनिंग ने शुद्ध सफ़ेद दानेदार पाउडर के रूप में किया था। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे स्थिर यौगिक के रूप में परिवर्तित किए जाने के बाद प्रारंभ हुआ। तो RDX जान लीजिए। अब गन पाउडर क्या है? गन पाउडर इसकी खोज रोजर बैंकन ने किया था। इसका प्रथम अभिलेखित प्रयोग 1346 में अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया था। ठीक है, तो हम एक बार फिर से देखते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायनामाइट 1867 में अल्फ्रेड नोबल ने इसका प्रयोग किया था। नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह मिला के इसमें जो कि इसको विस्फोटक बनाया जाता है, विस्फोटक होता है। और आधुनिक रूप से नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ट्राइनाइट्रोटाल्विन क्या है? TNT टाल्विन को H2SO4 HNO3 के साथ मिला के बनाया जाता है। TNP क्या है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो फिनॉल को HNO3 के मिश्रण से बनाया जाता है, इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन TNG जो इसको नोबल का तेल भी कहा जाता है, यह डायनामाइट बनाने काम आता है। ये भी H2SO4 HNO3 और ग्लिसरीन के मिश्रण से बनता है। अब हम RDX की बात करें तो फुल फॉर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। इसका रासायनिक नाम है साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। ठीक है, इसको प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इसकी खोज 1899 में हेस हेनिंग ने की थी। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। USA में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजन, इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। जब इसमें एल्युमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है तो तापमान और आग की गति इसमें बढ़ जाती है। ओके, गन पाउडर की खोज रोजर बैंकन ने की थी। ठीक है, और अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था 1346 में। बात अब उर्वरक की करेंगे। उर्वरक पूछा जाता है कि यूरिया आपने देखा होगा, किसान यूरिया NH2CO NH2। हम जब क्लास 9th या 10th में थे तो एक सर थे, उन्होंने पढ़ाया था NH2CO NH2। ठीक है, याद करने के लिए कहे थे कि यूरिया का क्या होता है रासायनिक सूत्र, तो याद करवाए थे नाहटू को नाहटू। ठीक है, तो NH2CO NH2 आप लोग भी 9th 10th तो पढ़े ही होंगे। ओके, उर्वरक की बात करें, फर्टिलाइजर मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। उर्वरक कई प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन के उर्वरक हैं यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है अभी के अभी। याद कर लीजिए। अमोनियम सल्फेट बनाए जाते हैं, इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहती है। अमोनिया की मात्रा लगभग 25% होती है। यह आलू के लिए अच्छा उर्वरक है। तो आलू वगैरह की फसल है तो अमोनियम सल्फेट वगैरह अगर उसमें डालते हैं तो बेहतर फसल होगी, है ना। तो आप बताइएगा, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है कब शुरू की गई, किस ईयर में, किस डेट को शुरू की गई? ठीक है, कमेंट करिएगा। अमोनियम सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। एयरक्राफ्ट के टायर वगैरह में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है ना, नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें या नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है, बाज़ार में नॉर्वेजिनियन साल्ट पियर के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड, पोटेशियम फास्फोरस के उर्वरक सुपर फास्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर फास्फेट को हड्डियों को पीस कर बनाया जाता है, फिर इसका उपयोग किया जाता है। ओके, उत्प्रेरक क्या है? कैटालिसिस। उत्प्रेरक, कैटलिस्ट भी कहते हैं ना। उत्प्रेरण ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप हैं कहीं पे उत्प्रेरक की तरह, दो लोग कहे कि आप आ जाएंगे तो हमारा काम एकदम हो जाएगा, बस आप खड़े रहिएगा, हमारा काम हो जाएगा।
तो आप वहाँ पहुँचते हैं उत्प्रेरक के रूप में। आपको देखकर उनको मोटिवेशन मिलता है और वो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, आप अपरिवर्तित रहते हैं, एक तरह से उत्प्रेरण की तरह। ओके, ठीक है। तो परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं की अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं। ठीक है। उत्प्रेरक क्या उत्प्रेरण कहलाते हैं तथा यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरक की खोज का श्रेय बर्जीलियस को दिया जाता है। याद रखिए, बर्जीलियस। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग उत्प्रेरक यूज होते हैं। अमोनिया गैस हैबर विधि से जब बनाई जाती है तो लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी जो बनता है, निकिल का यूज होता है। निकिल हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कच्छ विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उपयोग होता है। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना का उपयोग होता है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग होता है। ओके, कुछ प्रमुख तत्व हैं यहाँ पर। अब ये आखिरी पेज है ल्यूसेंट का। ये ल्यूसेंट तो थी नहीं, ठीक है, अपडेटेड वर्जन है। ल्यूसेंट भी इतना अपडेट नहीं किया है। अब पुरातत्व अवशेषों तथा फासिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो सक्रिय कार्बन का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। कोई भी घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए, पानी में चीनी मिला देंगे तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा ना। यदि क्लोरोफार्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो यह विषैली गैस फास्जीन में बदल जाता है। क्लोरोफार्म को जब क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह विषैली गैस फास्जीन में बदल जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्षारकत्व को सैलिनिटी को तो उसको कम करने के लिए, क्षारकत्व को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम का, ठीक है। सरकार जिप्सम के बहुत बड़े बड़े पैकेट जो होते हैं, पैकेट का मतलब कि 20-20, 25-25 केजी का पैकेट जो है कि बांटती भी है जगह जगह पर। हाँ, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर है सेक्रिन का निर्माण टॉलुइन से होता है। सेक्रिन का निर्माण टॉलुइन से होता है। यह श्वेत क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा है, किंतु इसका कोई कैलोरी मान नहीं है। सेक्रिन का उपयोग, सेक्रिन याद रखिएगा, हमने एक और चीज़ आपको बताई थी, एस्पर्टेम होता है ना, आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में यूज होता है। सेक्रिन भी देखिए शर्करा चीनी की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा होता है। ओके। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है। क्रीम में क्या, फैट की मात्रा बढ़ जाती है। तो बताइएगा आप लोग, 1 ग्राम फैट अगर हमारे शरीर में उपयोग होता है तो कितना कैलोरी एनर्जी हमको मिलती है, कमेंट करिएगा। जिसमें वसा की मात्रा तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। क्रीम में पानी की मात्रा कम हो जाती है, वसा की मात्रा अधिक हो जाती है। ओके। रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है जिससे पानी जमे नहीं, पानी जमता नहीं है। रेडिएटर होते हैं जो, एथिलीन ग्लाइकॉल। 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 3500 कैलोरी, लेकिन शहद एक लिमिट में खाइएगा, कैलोरी लेने के लिए ना खाइएगा, शहद से शुगर भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। इसकी खोज प्रिस्टले ने की थी। नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछे गए। हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। 8%। फास्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। दिया सलाइयों में लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस प्रयोग किया जाता है माचिस में। ओके, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब बता रहे हैं, यहाँ पर टिक किए हैं। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। बर्तनों में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों की कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर है आगे, एसिटिलीन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। और यहाँ पर रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसी का हाथ कट जाता है, रक्त का प्रवाह नहीं रुक रहा है, क्या होता है, फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ओके। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। पीले फास्फोरस को कहाँ रखते हैं, जल में। ठीक है। रेड फास्फोरस आप देखे ही हैं, माचिस वाला। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं, तो खाना जब बनाते हैं तो इतना ना पकाया करिए, इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा उबला हुआ खाना खाइए। ज़्यादा पका देते हैं ना तो फिर उसमें से विटामिन ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर खाते क्या हैं आप, बस। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का, ओके आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाता है तो दूध का घनत्व जो है कि बढ़ जाता है, दूध का घनत्व जो है कि बढ़ जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। सांस के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। उसके अलावा उसमें जैसे गोताखोर वगैरह लोग ले जो घुसते हैं समुद्र में पानी के अंदर, तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। ये सब जो बता रहे हैं यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, ठीक है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है, अभी हमने बताया। पुराने तैल चित्रों, ऑयल पेंटिंग जो होती है के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर सोडियम का ऐसे निकाल के पानी में फेंक देंगे तो विस्फोट के साथ जल जाएगा, पूरा विस्फोट भी होगा, देखिएगा यूट्यूब पे। सबसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक घनत्व तथा सबसे भारी तत्व है ओस्मियम। क्या है? ओस्मियम। सबसे अधिक घनत्व तथा सबसे भारी तत्व क्या है? ओस्मियम है। और सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक लिथियम है। सबसे अधिक घनत्व, सबसे भारी ओस्मियम है, सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का क्या है? लिथियम है। सबसे प्रबल अपचायक, उपचायक है, ये अपचायक है लिथियम, उपचायक है फ्लोरीन। सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं, प्लेटिनम को क्या कहते हैं? वाइट गोल्ड, सफ़ेद स्वर्ण। ओके। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक। पोलोनियम जो होता है, पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक का क्या होते हैं? जिसमें परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। परमाणु क्रमांक इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, जितने प्रोटॉन उतना ही परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। नीचे वाला 1H1 जैसे ये नीचे परमाणु क्रमांक है, तो समस्थानिक सबसे ज़्यादा किसके? पोलोनियम के होते हैं, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल, तेजाब H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है, इसी कारण HF का भंडारण कांच के बर्तनों में किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। सोना का घनत्व पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। सोना जो होता है पारा यानी मरकरी वाला, कोई गिलास में मरकरी ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए सोने को तो डूब जाता है। ये देखिए महत्वपूर्ण है। बिस्फेनॉल ए खाद्य संवेष्टन सामग्री, फूड पैकेजिंग मटेरियल के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन BPA, इसको बोलते हैं BPA, BPA। अब वैसे बॉटल एक आती है BPA फ्री बॉटल आती है, BPA फ्री, मतलब कि अगर BPA जिसमें नहीं होता है उस प्रकार की बॉटल, नहीं तो अलग अलग बॉटल में BPA वगैरह का प्रयोग किया जाता है। बिस्फिनॉल ए फूड पैकेजिंग वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है और इसके ज़्यादा उपयोग से कैंसर जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसलिए BPA से रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज़ेनान, हाँ, पढ़ने का मतलब कि BPA के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, क्योंकि जब यूपीएससी एक कदम आगे चलता है तो यूपीपीसीएस भी झांकता रहता है कि हाँ यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डाक देते हैं तो एक क्वेश्चन दे देगा। हो सकता है स्टेटमेंट उससे कम बनाए लेकिन दे ज़रूर देगा, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, वहीं घूम फिर के क्वेश्चन आए हैं। जैसे जब्ती प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछा तो यूपीपीसीएस भी उससे एक क्वेश्चन दाग दिया, ठीक है। तो जेनान को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, जेनान को हमने बताया था HX रैंक। तो जेनान जो है हीलियम है, जेनान, ये जेनान को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। बिस्फेनॉल ए, यहाँ पर सब कुछ आप देख लिया। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियल कहते हैं। इसी के साथ रसायन विज्ञान पूरा तरीके से ख़त्म होता है। यहाँ पर जो चीज़ें लास्ट में जो वन लाइनर बताए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो चीज़ें रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा दी गई उतना पढ़ लीजिए, उतना अपने दिमाग में रिटेन कर लीजिए, बहुत हो जाएगा, आप का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ तक कि UPSSC में जब ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी सही होंगे, या फिर UPSSC पेट भी आप दे रहे होंगे आने वाले समय में तो उसमें भी आपके क्वेश्चन सही रहेंगे। उसके अलावा UPPCS का तो लेवल है ही, UPSC भी इससे ज़्यादा क्या पूछेगा। यूपीएससी ज़्यादातर थोड़ा सा फोकस करता है जैसे कि स्पेस वगैरह से रिलेटेड चीज़ों पर, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। नॉर्मल बायोलॉजी पर भी फोकस कर लेता है, जैसे
क्रिस्पर Cas9 के बारे में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, क्लोनिंग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है यूपीएससी, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इन सब पे क्वेश्चन उसके ज़्यादा होते हैं। बाकी रसायन विज्ञान में ये सब चीज़ें जितनी आपको बताई गई हैं एनफ है सभी एग्ज़ाम के लिए। इससे ज़्यादा पढ़ने का मतलब कि आपको 11th-12th की किताब उठानी पड़ेगी मोटी मोटी, कोई मतलब नहीं रहेगा उसको पढ़ने का। तो जो यहाँ पर बताया गया है पूरा रसायन विज्ञान आपको कंप्लीट किया गया, उसको आप लोग बेहतर तरीके से रिवाइज करिए। आपके पास लूसेंट हो तो जहाँ जहाँ हमने ये सब लिखा है उस पर लिख लीजिए, अपडेटेड लूसेंट लीजिएगा, ठीक है। नई वाली लूसेंट लीजिए, अभी समय है, 1 महीने का समय है, तो पढ़िए बेहतर तरीके से। और अभी कुछ देर में आज ही अगला लेक्चर ज्योग्राफी का आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए खुद के लिए, क्विज के लिए और कोई इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।